अस्सलाम वालेकुम। STA 301 का आज हमारे पास लेक्चर नंबर 6 है। इसमें उन्होंने क्या कहा, उसने कहा दिस प्लॉट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फेमस स्टैटिस्टिशियन जॉन टुके इन 1977। जॉन टुके ने इसे इंट्रोड्यूस करवाया था। किस लिए? उसने कहा है कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को की डिसएडवांटेज ये होती है कि जो उसमें हर एंट्री है उसे आप एक तो इंडिविजुअली लिखते हैं, ठीक है, यानी हर ऑब्जर्वेशन को आप एक तो अलग अलग लिखते हैं। उसके बाद उसके अंदर गलतियों का इम्कान होता है, उसमें ढूंढना लफ्ज़ मुश्किल होता है, उसमें रिपीटेशंस हो सकती हैं, वो टाइम वेस्ट करता है। तो एक उन्होंने ये पर्टिकुलर टेक्निक निकाली थी जिसे स्टेम एंड लीफ कहते हैं। स्टेम हर लफ्ज़ के पहले डिजिट को कहते हैं और जो सेकंड यानी उसका जो लीडिंग डिजिट का जो सेकंड डिजिट होता है यानी दूसरे डिजिट को हम कहते हैं लीफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि ए वर्टिकल लाइन सेपरेट करती है लीफ को, और यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि ए सिस्टम इज़ लीडिंग डिजिट ऑफ ईच एंड यूज इन सॉर्टिंग वाइल ए लीफ इज़ द रेस्ट ऑफ द नंबर और ट्रेलिंग डिजिट एंड शोज इन डिस्प्ले। के एक नंबर आपके पास अगर ये 243 है ना, इसमें आप 2 को लीडिंग डिजिट भी ले सकते हैं एज अ लीडिंग डिजिट और इसे आप स्टेम कह सकते हैं, और बाकी जो नंबर रह गए हैं 43 इसे आप लीफ कह सकते हैं, यानी ये ट्रेलिंग डिजिट है, इसे आप लीफ कह सकते हैं। या फिर आप 24 को लीडिंग डिजिट बना सकते हैं और जो 3 होगा उसे आप ट्रेलिंग डिजिट भी कह सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है उसने कि द एज ऑफ 30 पेशेंट एडमिट टू अ सर्टेन हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर वीक वर एज फॉलोज। ये आपके पास उसने रिज़ल्ट दिया हुआ है, एक कुछ 30 पेशेंट्स का रिकॉर्ड दिया हुआ है। अब उसने कहा है कि इनकी स्टेम एंड लीफ निकालें। स्टेम एंड लीफ के प्रोसेस के वाइज का आपने टेबल डिस्प्ले करवाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसे आपने तरतीब दे लेना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। अपनी मर्ज़ी होती है, वैसे असेंडिंग रखें, ठीक है, यानी छोटी सी वैल्यू से लेके बड़ी वैल्यू तक लिखें, गलती का इम्कान कम होता है। और दूसरा ये कि लिखने के बाद अपने एक बार डिजिट्स को आप काउंट करें कि आया उतनी ही वैल्यूज़ लिखी हैं आपने तरतीब दे के भी कि कोई कम हो गई है। तो स्टेम के बाद उसने सबसे पहले क्या कहा कि सबसे पहले उसने जिनके स्टार्ट में 1 आ रहा था ना, ये 1, ठीक है, जिनके स्टार्ट में 1 आ रहा था, जैसे ये 1 है, तो वो 1 लिख लिया। 1 के बाद हमारे पास लीडिंग डिजिट तो हमारे पास आ गया है, अब हमने ट्रेलिंग डिजिट निकालना था। 1 के बाद हमारे पास 8 है, तो हमने सिंपल यहाँ पे 8 लिख दिया। अब अगर एक और बार 8 आया होता तो हम एक और बार 8 लिखते। उसके बाद हमारे पास 2 है तो हमने सिर्फ 2 लिखा। अब ये 1 और 8 18 और 1 और 2 12 होगा। इसी तरह हमने क्या किया कि 2 9 2 6 और 2 7, यानी यहाँ पे वैल्यूज़ हमारे पास 29 26 और हमारे पास 27 बनती है, ठीक है, जो ये वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारे पास इस तरह करके हमने इनकी वैल्यूज़ निकाली हैं। यहाँ पे आपको ये जो नज़र आ रहा है 48, यानी ऊपर 48 जो है वो 2 टाइम्स आया हमारे पास। एक चीज़ और बताता चलूँ कि अगर आपके पास कोई नंबर हो जिसकी आपके पास लीफ ना हो, लेकिन अगर आपने लिखना हो, जैसे कि आपकी GDB के अंदर आया था 09 और 06, तो यानी खाली अगर 9 आ जाए लफ्ज़ कोई, तो आप उसकी स्टेम एंड लीफ कैसे लिख सकते हैं? 09 जो है वो 9 जो है वो 09 के बराबर होता है, क्योंकि स्टार्ट में 0 अगर आ जाए अशारिया ना हो तो ये 9 के ही बराबर होता है। इसके शुरू में किसी नंबर के भी अगर शुरू में 0 लगा दीजिए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन क्या है कि यहाँ पे हमने 0 क्यों लगाया, उसकी वजह यह है कि 09 में जो 0 होगा वो स्टेम हो जाएगा और जो लीफ है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास बनेगा 9, यानी ये हमारे पास इसका स्टेम बन जाएगा। यहाँ पे इससे पहले 0 लिखेंगे और यहाँ पे उसका लीफ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके हम लिख सकते हैं जो सिंगल इस तरह का नंबर कोई आ जाए। उसके बाद है डेटा इन द फॉर्म ऑफ एन एरे, यानी असेंडिंग ऑर्डर में उसने लिखा है। सबसे पहले उसने उसे तरतीब दे दिया, तरतीब देने के बाद वो इनकी स्टेम एंड लीफ निकाल लेगा, ठीक है। तो ये इस तरह करके हम इनकी स्टेम एंड लीफ निकालते हैं। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जो क्लासेस जो है टेबल हमें दिया हुआ है उसकी हमने क्या करना है कि सबसे पहले उसकी क्लास बाउंड्रीज निकालने के बाद हमने उसका टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी, बस यही चीज़ें निकालना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना कहलाता है। यानी उसमें ज़रूरी ये होता है टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी भी ज़रूरी होती है। बेशक आप क्लास बाउंड्रीज निकाल लें अगर निकालनी है टाइम है तो, वरना जो टैली मार्क है ये ज़्यादा ज़रूरी होता है।
उसके बाद ये हमारे पास एक हिस्टोग्राम है, ये वर्टिकल बॉक्स अगर हमारे पास हो, यानी 9.5 से लेकर 19.5 तक हमारे पास कोई वैल्यू 2 बार आई है, ठीक है, 9.5, और ये इसकी एक ही लाइन चलती है, ठीक है। जो दूसरी लाइन बनती है उसी को हम एक्सटेंड करते हैं और दूसरी क्लास बनाते हैं, यानी 19.5 से लेके हमारे पास 29.5 तक। इसी तरह फिर 29.5 से लेके 39.5 तक, इसी तरह बाकी वैल्यूज़ हम निकालते हैं, तो जो कि यहाँ पे दिखाई हुई है, ठीक है। ये हमारे पास 6 आया 3 टाइम्स, यहाँ पे से हमने वैल्यूज़ निकाली हुई हैं और यहाँ पे हमने लिखी है, इसलिए ये 3 है हमारे पास, जो 6 तक जिनकी वैल्यूज़ बनी थी। इसी तरह उसने इसको वर्टिकल दिखाया हुआ है और आगे इसी तरह इसने उनकी स्टेम एंड लीफ के हिसाब से इनकी वैल्यूज़ दिखाई हुई हैं, जो कि ऊपर हमने इसे हॉरिजॉन्टली इन वर्टिकल बार्स को रखा। उसके बाद उसने कहा है कि अशारी निज़ाम का हम किस तरह स्टेम एंड लीफ निकाल सकते हैं, यानी डेसिमल नंबर की हम स्टेम एंड लीफ कैसे निकाल सकते हैं। डेसिमल नंबर में भी वही करना है, सबसे पहले आपने इसे तरतीब देनी है, सबसे छोटा जो नंबर होगा वो सबसे पहले लिख लेना है, बाद में इसी तरह तरतीब के साथ। और ये लफ्ज़ हमारे पास बनता है 3.9, ठीक है। तो हमने 3 इसका स्टेम रखा और 0.9 वाला जो 9 है खाली वो हमने लीफ में रखा, इसी तरह हमने ये नंबर निकाले। तो इस तरह करके आपने ये नंबर निकाल लेते हैं। उसके बाद है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी यानी एवरेज के मीनिंग में ही आता है। यहाँ पे उसने कहा है कि एवरेज इनेबल यूज टू मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ वेरिएबल, और इसी तरह इनेबल करती है जो इस वेरिएबल्स को यूज़ मेजर करने के लिए, वो क्या है कि मेजरमेंट ऑफ डेस्परेशन कहलाता है, यानी एवरेज के मीनिंग में ही आता है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। और यहाँ पे उसने कहा क्या कहा है कि एन average is a single value which is intended to represent a set of data or distribution as whole. It is more or less central value round which is observation is the data of distributing usually tend to cluster। यानी बेसिकली क्या है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उसकी मेजरमेंट जो है वो करना मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। यहाँ पे उसने 2 हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है, ये सबरब ए है एंड सबरब बी है। तो यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि जी जो ए वैल्यूज़ है वो हमारे पास छोटी हैं बी से, चूँकि बी का जो पॉइंट है वो इससे 1 गुना ज़्यादा है, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि जो हमारे पास रूम पर हाउस इन ए वो 6.67 है और जो बी है वो हमारे पास 7.67 है। उसके बाद है वेरियस टाइप्स ऑफ एवरेजेस। एवरेज के लिए उसने कहा दीज आर सेवरल टाइप्स ऑफ एवरेजेस विच हैज़ यूज इन द स्पेसिफिक डिफाइंड सर्कमस्टेंसेस। सबसे पहले क्या गया है कि मोस्ट कॉमन जो हमारे पास इस्तेमाल होती हैं वो है अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मॉड, ठीक है, ये हमारे पास है। मीन जो है वो हमारे पास किस तरह कौन कौन से अरिथमेटिक, जियोमेट्रिक और हार्मोनिक मीन, ठीक है, उसने कहा है कि इंडिकेट करती हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यूज़ का। उसके बाद मीडियन क्या होती है, मीडियन हम कहते हैं मिडिल क्लास को, यानी जो दरमियानी वैल्यूज़ आती हैं हमारे पास। उसके बाद मॉड क्या कहलाती है, मॉड हमारे पास कहलाती है मोस्ट अब्रीविएंट नंबर, यानी मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर। अब सपोज़ करें कि एक एग्जांपल उसने दी हुई है, उसने कहा है कि मोस्ट कॉमन जो हमारे पास इसमें वो 9 है, इसका उसने कहा था कि मॉड निकाल लें। जो सबसे ज़्यादा बार वैल्यू आई हो वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो हमें मॉड कहलाती है। अब उसने एक यहाँ पे दिया हुआ जी कि अगर आपके पास रॉ डेटा हो, यानी इस तरह का कोई डेटा अगर आपके पास वो टेबल्स में दे दे, फिर आपसे पूछे कि मॉड इसमें क्या है, तो क्लासेस यानी ग्रुप्स के हिसाब से मॉड किस तरह हम निकालेंगे, और अनग्रुप्ड अगर हमारे पास डेटा हो तो किस तरह निकालेंगे। अनग्रुप्ड में हम देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बार वैल्यू आई है वही हमारे पास मॉड है, यानी मोस्ट अब्रीविएंट नंबर। और जो हमारे पास क्लासेस यानी ग्रुप्स के अंदर हो उसका हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए जो सबसे ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी जिसकी आई है वो नंबर मॉड कहलाता है। अब डॉट प्लॉट में क्या है कि उसने डॉट लगाए हुए हैं कि कोई वैल्यू कितनी बार आई है उसका उसने डॉट लगा लिया, ये भी वैल्यू आई है तो यहाँ भी डॉट लगा लिया। तो यहाँ पे उसने कहा कि 6.9 जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 टाइम्स आती है, यानी ये सबसे ज़्यादा बार है, ये बाकी जो डॉट्स हैं वो इससे ऊपर नहीं गए, इस लाइन से ऊपर नहीं गए, जबकि सिर्फ और सिर्फ ये एक डॉट किया है। तो ये वो मॉडल क्लास कहलाएगी या मॉडल नंबर कहलाएगा, यानी मॉड कहलाएगा। एक्स का बार, ठीक है, ये मॉड को रिप्रेजेंट करता है, तो वो हमारे पास क्या है, वो नंबर 6.9 है। इसी तरह उसने कहा है कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी यहाँ पे अब वो उसने फ्रीक्वेंसी दे दिया, फ्रीक्वेंसी को ऐसे एफ थोड़ा सा तिरछा होता है, इटैलिक स्टाइल में लिखते हैं इसे,
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा बार जो फ्रीक्वेंसी आई है वो हमारे पास 13 है इस सारे टेबल में, और 13 का नंबर कौन सा है 39, तो लिहाजा इसका जो मॉड होगा वो 39 होगा। और अगर आप मॉड उसने कहा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अगर हमने मॉड निकालना हो तो हम किस तरह निकाल लेंगे। मॉड निकालने का दूसरा तरीका है कि हमारे पास अगर डेटा अनग्रुप्ड फॉर्म में हो, क्लासेस की फॉर्म में ही हो अगर हमारे पास, तो हम किस तरह निकालेंगे। उसने कहा कि 1 प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाई FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H यहाँ पे क्लास इंटरवल है, FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से पहले वाली फ्रीक्वेंसी F1, उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2 कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बाद में इसे हल करने से हम उसका मॉड निकाल सकते हैं। यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि जो L है ये लोअर क्लास कहलाती है, लोअर क्लास बाउंड्री कहलाती है, ये उसने फिर L लिखा हुआ है। लेकिन उसके बाद क्या है कि हमारे पास यहाँ पे बाकी प्रीसीडिंग और वो फॉलोइंग डिजिट्स जो बनते हैं। अब ये उसने एक डेटा दिया हुआ आपको अशारी निज़ाम के अंदर है, तो ये हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री बनती है। ये हमारे पास आ गई जी उस क्लास की लोअर बाउंड्री, उस क्लास की, उसके बाद हमारे पास क्या उस क्लास की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी जो ये है हमारे पास, उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद हमारे पास क्या है H जो है वो क्लास इंटरवल होगा। तो उसके बाद हमने ये निकाल लिया हमारे पास मॉड, ये उसकी हिस्टोग्राम उसने बना के दिखाई दी है, और ये पॉलीगन बन गई है। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी तरह निकाल सकते हैं आप इसे। और यहाँ पे उसने जो 37.825 जो रिप्रेजेंट करवाया है, चूँकि उसकी वजह ये है कि सबसे ज़्यादा बार ये नंबर आया, और ये इस वजह से इस क्लास की ये मॉड कहलाएगा। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है हमारा लेक्चर नंबर 6 भी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।